अजय आलोक जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सुप्रिया सुले की ओर से सीधे कहा गया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बीजेपी के नेता ये नारे लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र में अपने लिए उन लोगों ने एनसीपी को खा लिया है। क्या है इस पर जवाब अजय आलोक जी आपका? एनसीपी है, एनसीपी के दो फाड़ के पीछे बीजेपी है, वो सीधे आरोप लगा रही है। चित्रा जी, विलाप कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन विलाप का भी दोष हमें दे रहे हैं, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब आप एक बताइए कि परिवार को संभाल के रखने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। परिवार टूटता है तो मुखिया को दोष न देकर इसके कारण हमारा परिवार टूट गया, बाहर वाले के कारण परिवार टूट गया। अरे परिवार के अंदर क्या चल रहा है ये बाहर वाले को कहां से पता चलेगा? सच्चाई तो ये है कि एक लंबी लकीर खींच के चले गए अजीत पवार साहब। अब आप लकीर पर पीट रहे हैं डंडा, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जहां तक है राजनीतिक दल की बात, वो उन लोगों ने एनसीपी तोड़ी, उन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि वो हमारे साथ आना चाहते हैं। महाराष्ट्र की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए हमने उनका सरकार में स्वागत किया। और दूसरी बात, राजनीतिक तौर पे देखें तो आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है। ये तो तमाम राजनीतिक दल का प्राइमरी पहलू है ना, चाहे हम रहें चाहे कोई भी रहे, आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति होगी। सवाल ये उठता है कि शरद पवार जैसे सीजन्ड आदमी 84 साल की उम्र के होके 55 साल से ऊपर राजनीतिक अनुभव हो गया, 60 साल का, उसके बावजूद उनके रहते हुए आज उन्हीं के भतीजे उन पे तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे निरंकुश तरीके से सत्ता चलाई, पार्टियों को तोड़ा, पार्टियों को बनाया, बीजेपी से 3 बार से सत्ता की बातें कर रहे थे। ये हमारे मुंह से तो आपने नहीं सुना कभी। उधर से ऐसी आवाजें आ रही हैं। दोषारोपण करना कहीं ना कहीं, अब तो ये दुनिया भर में आज की तारीख में तो ये हाल है विपक्षी दलों का कि सूरज कब निकलेगा ये भी मोदी जी तय करेंगे, सूरज अस्त कब होगा ये भी मोदी जी तय करेंगे, प्रलय कब आएगा, कहीं भूकंप के झटके आ गए तो मोदी जी के कारण आ गए, बाढ़ आ गया बिहार में तो मोदी जी के कारण आ गया, कस के बारिश हो गई, टमाटर के दाम बढ़ गए तो मोदी जी के कारण हो गया, कस के गर्मी पड़ गई, सब्जी नहीं हुई तो मोदी जी के कारण हो गया। तो इस विलाप का हम क्या करें भाई? इस विलाप का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अपना घर संभाल के रखना है, बीजेपी क्यों नहीं तोड़ देते हैं? तोड़ दीजिए बीजेपी। बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊंगी, लेकिन रोहन गुप्ता जी की जल्दी से एक टिप्पणी में ले लेती हूं। उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी अजय आलोक ने कि आपकी जो विपत्ति है उनके लिए संपत्ति है, अपने कुनबे को आप संभाल कर नहीं रख पाए तो दूसरों पर और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का क्या मतलब है? रोहन गुप्ता जी। देखिए, हर भ्रष्टाचारी आपकी संपत्ति और जनता को इससे आपत्ति है। इन्होंने कहा मोदी जी पावरफुल, मैं मानता हूं पावरफुल है। 4 दिन पहले जिस मोदी जी ने 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की, उन्हीं की पार्टी के वॉशिंग मशीन में 4 दिन में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार साफ कर दिया। अजीत पवार क्लीन हो गए। मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए और हमको ही प्रस्तावित करना चाहिए। देखिए अंजना जी, चित्रा जी, जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार का खेल भाजपा ने कर रखा है, पूरे देश की जनता देख रही है। आज एक विचारधारा की लड़ाई होती है 2 पार्टियों के बीच में। आज भाजपा ने क्या किया है? जब दिया फड़फड़ाता क्यों है ज्यादा? जब बूझने वाला होता है दिया फड़फड़ाता है। अगर भाजपा को अपने काम पे भरोसा होता तो 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकली हुई चीजों को ये लोग अपने ऊपर नहीं लेते। आज ये लोग भ्रष्टाचार की और परिवारवाद की बात करते हैं। वही अजीत पवार दोनों चीज के सिंबल हैं और यही अजीत पवार में भ्रष्टाचार के मामले में और परिवारवाद के मामले पे भाजपा ने हमेशा वार किया है। आज उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया तो भाजपा की बात पे भरोसा कौन करेगा? और चूंटी हुई सरकार को लूटी हुई सरकार, कर्नाटक आप देखे, महाराष्ट्र देखे, मध्य प्रदेश देखे, उन्होंने जनादेश का अपमान किया है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बहुत हुआ जनादेश का अपमान। अब जनता जो है आपके अभिमान को चूर चूर करने वाली है। चूर चूर होगा आपका अभिमान। जनता देख रही है आज कर्नाटक में क्या हुआ, वहां पे उन्होंने सरकार को लूटा। आज जनता जनादेश दिया, इतना बड़ा जनादेश दिया कि भाजपा ऑपरेशन कमल रात को भी सोच नहीं सकती। यही हर राज्य में होने वाला है, मध्य प्रदेश में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा। जो आरोप आपने लगाए हैं बीजेपी के नेता उसका जवाब देंगे, लेकिन ठीक है, अभिमान इतना जो बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं, इसी का जिक्र आज शरद पवार की ओर से भी किया गया। शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष के पद से अजित गुट ने हटा दिया है, यह खबर भी अभी निकलकर सामने आई है। लेकिन आज अपने भाषण में शरद पवार की ओर से कैसे अजित पवार पर निशाना साधा गया, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज जर आमच्या काही विषयांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले. त्या फोटोत सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा. आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याचा फोटो माझा. त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे. कारण त्यांचं नाणं
खरं नाही आहे, खंड करणं वाजत नाही आहे, हे नाही लोक ओळखतील. त्यामुळे नको की अडचण जाऊन टाकायच्या ठिकाणी होतो दाखवा खरं. या फक्त आमचा ही घड्याळाची खून आमची आहे. ठीक आहे, तुम्ही म्हणू शकता की निवडणूक आयोगानं घड्याळाची खून कुणाला दिली हे सगळ्या देशाला माहिती. आणि मी तुमच्यासाठी सांगतो, खून कुठं जाणार नाही ही गोष्ट खरी आहे. पण खून हे देशाचं राजकारण करत नाही. त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही. स्वागत है शाह जी, सीधे आपके पास आते हुए आपने सुन लिया शरद पवार जी की ओर से किस तरह से निशाना साधा गया. अजित पवार खोटा सिक्का हैं, बोल रहे हैं शरद पवार. मैम, आपको लगा अजित पवार जी खोटा सिक्का है? हमने तो शक्ति प्रदर्शन कर दिया, हमने दिखा दिया हमारी ताकत. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स बोलते हैं ना, जो एक्शन में करके दिखाते हैं उन्हीं की बात की जाती है. आज आपने हमारा शक्ति प्रदर्शन देख लिया. सबसे ज्यादा विधायक किसकी सभा में आए थे? सबसे ज्यादा जनता कहाँ आई थी? सबसे ज्यादा युवक कहाँ थे? जल्लोष कहाँ दिखाया दिया आपको? आपके जो भगवान हैं शरद पवार, जिसको हर एक एनसीपी का दोनों गुट का नेता बताने पर तुला हुआ है, तो अब उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं तो हमारे मानने नहीं मानने की बात तो अलग हो जाती है ना. उनकी बातों पर आप टिप्पणी कीजिए. शरद पवार अगर ऐसा बोल रहे हैं हमारे तो भगवान उसके है, क्या हमारे मायने आइडियल हैं? है. लेकिन देखिए मैम, शरद पवार जी हमारे भगवान है, हमारे आइडियल है, लेकिन उन्होंने तो बोला था ना पिछली बार, जहां तक मुझे याद है हमारे साथ जो सर जुड़े हुए हैं उन्होंने ही बताया था और मुझे याद दिलाया था कि शरद पवार जी ने बोला था कि टाइम आने के बाद भाकरी को पलटाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, चेंजेस लाने पड़ते हैं. चेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो नई युवा, नए लोग, नई पीढ़ी अभी जुड़ना चाहती है राजनीति में, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए. उन्होंने तो अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया. आज उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है महेश चौहान जी, और कम से कम शक्ति प्रदर्शन में जो भतीजे हैं वो चाचा पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं. देखिए, मैं ऐसे नहीं मानता. मैं आज खुद उधर था. यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान जहां पर हमारी मीटिंग हुई, वो मीटिंग में वो 5 स्टोरीड बिल्डिंग है, पांचों के पांचों स्टोरीज फुल भरे थे. नीचे जगह नहीं थी, ऑडिटोरियम भरा था, सभी हॉल भरे हुए थे. स्वागता शायद उधर नहीं थी, इसके लिए उसको पता नहीं है. मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उधर था नहीं और मैंने टीवी पर उनकी कितनी क्राउड थी देखा नहीं. अभी मैं एक बात अभी आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पर, जो मोदी जी की स्लोगन है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. मुझे ऐसे लगता है कि मोदी जी को अपनी स्लोगन अभी चेंज करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप करते रहे, अभी एक हफ्ते पहले मोदी जी ने जिन पर भ्रष्टाचार के सिंचाई घोटाले के 70,000 करोड़ के आरोप किए, उनको वो अपने साथ लेकर आए. तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को अभी ये स्लोगन ऐसे बोलनी चाहिए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जिन पर जमकर आरोप किए खाने के, उनको साथ में आने दूंगा. ये स्लोगन अभी वो करे तो उनको ज्यादा शोभा देगी. अभी आप देखिए, ये बोला जा रहा है कि घर नहीं संभाल सकते तो हमें क्यों दोष दे रहे. हम उन्हें दोष नहीं दे रहे. देखिए, गिव एंड टेक की बात होती है. ऐसे है क्या, ऐसे मतलब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह सकते हैं क्या कि सिर्फ अजीत पवार जी की इच्छा थी कि उन्हें पार्टी छोड़नी है और बीजेपी ज्वाइन करनी है, इसके लिए उनकी इच्छा कंप्लीट करने के लिए, पूरी करने के लिए हमने उनको अपने पार्टी में लिया? ऐसे नहीं होता. ये गिव एंड टेक होता है. आप बीच में मत बोलिए. चित्रा जी उनको आप बताएंगे एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास. ओके, तो मेरा अजय कहने का आलोक जी आ मतलब रही हूँ, ये है. लोगों की बात पूरी हो जाए उसके बाद आ रही हूँ आपके पास. हाँ, तो मुझे ये कहना है कि गिव एंड टेक होता है. अभी बीजेपी का कुछ ना कुछ फायदा होना होगा, इसलिए शायद उन्होंने उनको लेगा होगा. मेरे ख्याल से 2 फायदे हैं उनके जो उनको दिख रहे हैं. एक तो 24 के इलेक्शंस के लिए उनको जो 45 प्लस का सांसद का आंकड़ा महाराष्ट्र से चाहिए, उसके लिए शायद उनको ऐसे लगा होगा कि अजित पवार जी साथ में आते हैं, एनसीपी साथ में आती, तो वो उद्दिष्ट उनका पूरा हो सकता है. और दूसरी ये कि अभी जो शिंदे गुट के 16 विधायक, उनकी बर्खास्ती या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, तो शायद बार-बार आप लोग उनकी बीजेपी की सरकार बात गिर कर रहे सकती है, हैं. तो उसके लिए इनको सपोर्ट चाहिए. ठीक है.